स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। हमने पिछले एपिसोड में देखा, अति के फूले हुए गालों को देखकर अक्ष उसके पास झुका और कान में धीरे से बोला, ऐसे मुंह मत फुलाओ मेरी जानू, वरना कहीं गालों पर भी न काट लूं। वैसे मन तो बहुत कर रहा है। अक्ष की बात सुनते ही अति का चेहरा लाल हो गया। वो उसकी ओर एकटक देखती रह गई, हैरान, शर्माई हुई और शायद थोड़ी उलझी भी। पर ये सिर्फ एक प्यारी शरारत थी, या इस मुस्कान के पीछे छुपा है कोई गहरा राज। कहानी अब मोड़ लेने वाली है। प्यार की इस शुरुआत में छुपा है कुछ ऐसा जो दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। अगर आपको ये कहानी छू रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होगा वो बस एक लव स्टोरी नहीं, एक तूफान होगा। चैप्टर 81, ये किसी दिन मुझे पागल बनाकर ही मानेगी। रॉयल विला। स्वरा आज जल्दी ही रेडी होकर रॉयल विला आ जाती है, क्योंकि कल अति से बात करने के बाद उसे अति की टेंशन होने लगी थी। स्वरा जल्दी जल्दी अक्ष के कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है। वहीं नील अपनी नींद भरी आंखें खोलते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद आज पूरी नहीं हुई है। नील जैसे ही लक्ष्य के कमरे की ओर जाने को हुआ कि तभी उसे स्वरा दिखाई देती है। स्वरा को देखते ही नील नींद भरी आंखों को बार बार झपकाने लगता है। नील हैरानी से बोला, मेरी नींद चुराने वाली बिल्ली इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? पक्का मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। इतना बोल नील अपनी आंखें बड़ी कर स्वरा को देखने लगा। उसे लगा वो खुली आंखों से कोई सपना देख रहा है। स्वरा नील को इस तरह से खुद को देखता पाकर नील से बोली, ओह लो, कभी लड़की देखी नहीं है क्या, जो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? जरा तो शर्म करो। माना मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह से घूरो। नील स्वरा की आवाज सुनकर मुंह बनाकर बोली, सपने में भी कितना लेक्चर देती है। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। वैसे खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन थोड़ी अकल की कमी है। पर कोई बात नहीं, मेरे साथ रहते रहते इसे भी अकल आ ही जाएगी। नील को खुद में बड़बड़ाहट देख स्वरा थोड़ा चिढ़ गई। उसे अति को देखना था, इसलिए वो नील की बातों को इग्नोर करती है। स्वरा नील की साइड से जाते हुए बोली, पागलों की तरह खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? चलो हटो, मुझे जाने दो। नील आंखें छोटी कर स्वरा के सामने खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें पागल दिखाता हूं? इतना बोल नील अपनी खा जाने वाली नजरों से स्वरा को घूरने लगता है। स्वरा बेफिक्र से बोली, क्यों, तुम्हें एक बार का सुनाई नहीं देता क्या, जो दोबारा अपनी बेइज्जती सुनना चाहते हो? इतना बोल स्वरा एक बड़ी सी स्माइल करती है, जिससे नील चिढ़ जाता है। नील अपना सर पकड़ कर बोला, यार मेरी वाली कितना बोलती है, ये किसी दिन मुझे पागल करके ही मानेगी। फिर से नील को खुद में बड़बड़ाते देख स्वरा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, उस दिन तुमने मुझे फ्री का एडवाइस दिया था ना, आज मैं तुम्हें फ्री का एक एडवाइस देती हूँ। अपने कान और दिमाग दोनों का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा लेना। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। इतना बोल स्वरा अपने बाल झटक कर नील को घूरती है और वहां से चली जाती है। नील जाती हुई स्वरा को देख मुस्कुरा देता है। स्वरा भी कुछ ही कदम चली थी कि तभी नील थोड़ा तेज आवाज में बोला, मैम बॉस के साथ पैलेस में है, तुम चाहो तो मेरे साथ बातें कर सकती हो। स्वरा मुड़ी और मुंह मोड़कर बोली, तुम्हें मुझे पर इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल स्वरा नियति के कमरे की तरफ चली जाती है। नियति, जिसने स्वरा की आवाज पहले ही सुन ली थी, वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आती है और फिर दोनों ही नियति के कमरे में बैठकर बातें करने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों नीचे आती है और सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। स्वरा अति से मिलना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुपचाप घर चली जाती है। स्वरा के जाने के बाद सब ऑफिस निकल जाते हैं। आज मान के दिल में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि कल से ही नियति ने उसे एक बार देखता तक नहीं था, जो मान को अंदर ही अंदर बहुत खटक रहा था। प्रिंसेस पैलेस। अब शाम हो चुकी थी और अति रूम में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने रूम से निकलकर सीधा स्टडी रूम में चली जाती है। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद अति सोफे से सर टिकाकर आराम से बैठ जाती है। अब अति बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। अति कुछ सोचते हुए बोली, मैं कितना बोर हो गई हूँ, ऐसा क्या करूं कि मुझे मजा ही आ जाए। सोच अति सोच। अति सोफे से उछलकर नीचे उतर जाती है और कुछ सोचने लगती है। अति एक नज़र चारों तरफ देखती है। उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिससे उसकी बोरियत थोड़ी कम हो सकते। अति चारों तरफ घूमते हुए बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? आंटी भी अपने कामों में बिजी है, अब मैं बैठ बैठ कर बोर हो चुकी हूँ, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना बोल अति अपना दिमाग लगाने लगती है। अति चारों तरफ घूमते हुए अपना दिमाग चलते हुए बोली, खुद से बोली, ऐसा क्या करूं कि मुझे मजा ही आ जाए। इतना बोल अति एक नज़र फिर से चारों ओर घूमती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो नीचे चली जाती है। अति एना को खोजते हुए किचन में चली जाती है। एना इस वक्त किचन में अपना काम कर रही थी। एना अति को किचन में देखकर बोली,
मैडम आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? अति ना में सर हिलाकर एकटक एना को देखने लगी जो अकेले किचन में काम कर रही थी। अति को थोड़ा बुरा लगता है कि एना अकेली कितना काम करती है। वो एना की हेल्प करना चाहती थी। अति एना को काम करता हुआ देख कुछ सोचने लगी और एना से बोली, आंटी लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। इतना बोल अति एना के हाथ से चाकू लेने लगती है लेकिन एना अति को चाकू नहीं देती। एना जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं मैडम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए मैं सब कर दूंगी। आप बताएं आपको क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अति थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, आंटी मैंने ना एक दिन मीनाक्षी मम्मा के हाथ से प्याज के पकोड़े खाए थे। मुझे वो बहुत पसंद आए थे। मैंने उससे पहले कभी प्याज के पकोड़े नहीं खाए थे पर उस दिन खाकर मजा ही आ गया। क्या आप मेरे लिए वो बना दोगे? एना हाँ में सर हिलाकर बोली, जी मैडम आप बैठिए मैं अभी बना देती हूँ। लक्ष्य जो अभी अभी अंदर आया था वो एना की आधी अधूरी बात सुनकर ही जल्दी से बोल पड़ा, क्या बन रहा है? मुझे भी खाना है। अति लक्ष्य को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लक्ष्य अति को साइड हक कर बोला, कैसे है आप भाभी? नील अति को देख प्यारी सी स्माइल करते हुए बोला, देख नहीं रहा है कितनी क्यूट है? क्यों मैम मैं सही कह रहा हूँ ना? अति प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, भाई आप दोनों ना बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। लक्ष्य और नील दोनों ही ऑफिस से सीधा यहाँ आए थे और सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे। एना जल्दी से लक्ष्य से बोली, लक्ष्य बाबा मैडम को प्याज के पकोड़े खाने हैं तो मैं वही बनने वाली हूँ। आप तीनों बैठो मैं अभी बना देती हूँ। लक्ष्य ने नजर अति को देखकर बोला, भाभी क्या आप हमारे साथ से बना हुआ प्याज का पकौड़ा खाना चाहेगी? अति खुश होकर बोली, भाई आप मेरे क्या कुक करोगे? लक्ष्य सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। नील आंखें छोटी कर लक्ष्य से बोला, तुझे पानी उबालना तो आता नहीं है, आया बड़ा पकौड़ा बनाने? लक्ष्य नील को घूरते हुए बोला, नहीं आता है पर भाभी के लिए बना सकता हूँ। एना जल्दी से मना करते हुए बोली, ये आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी आप जाओ। लक्ष्य जिद करते हुए बोला, मैं सब कर लूंगा आप जाओ दूसरा काम करो। आज भाभी को मैं अपने हाथ से बना हुआ पकौड़ा खिलाऊंगा। इतना बोल लक्ष्य अति को स्लैब पर बैठा कर बोला, भाभी आप यही बैठे ओके? अति सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। नील भी जल्दी से बोल पड़ा, हाँ आज तो आप हमारे हाथ का कमाल देखिए, ऐसा पकौड़ बनाऊंगा कि आप याद रखेगी। अति खुश होकर हाँ में सर हिला देती है। एना को अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। लक्ष्य और नील दोनों उन्हें किचन से बाहर निकल देते हैं। एना पकौड़ा बनाने में लगने वाला सारा सामान निकल कर बेचारा सा मुंह बनाकर किचन से बाहर निकल जाती है। उन्हें अच्छे से पता था अब उसके किचन का सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। एना बेचारा सा मुंह बनाकर खुद से बोली, पता नहीं मेरे किचन में आज कौन सा तूफान आने वाला है। एना अपने कामों में लग जाती है। वही लक्ष्य और नील दोनों ऑनलाइन प्यार का पकौड़ा बनाने का रेसिपी अच्छे से देखने के बाद अपना कोट निकल कर रख देते हैं और अपनी शर्ट को फोल्ड करते हैं और फिर दोनों ही प्याज छिलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों की आंखें नम हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि प्याज छिलना इतना मुश्किल काम है। उन्होंने आज से पहले किचन वाला कोई काम नहीं किया था। दोनों की नम आंखें देख अति हैरानी से दोनों को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों रो क्यों रहे हैं। अति जल्दी से बोली, भाई आपको किसने ने कुछ नहीं कहा तो फिर आप दोनों क्यों रो रहे हो? दोनों एक साथ अति को देखते हैं जो उन्हें ही देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि दोनों आखिर रो क्यों रहे हैं। दोनों बेचारा सा मुंह बनाकर बोले, इसकी वजह से। दोनों ने अपनी हाथ में पकड़ी प्याज दिखाई। अति हैरानी से प्याज को देखने लगती है। अति को नहीं पता था प्याज छिलने या काटने से क्या होता है। वो कभी प्याज को देखती तो कभी अपने दोनों भाइयों को। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोनों भाई सब्जी की वजह से रो रहे हैं। अति अजीब सा मुंह बनाकर बोली, भाई इसने तो कुछ नहीं किया है, फिर आप दोनों इसे ब्लेम क्यों कर रहे हो? भला कोई प्याज किसी को कैसे रुला सकता है? ये तो एक टेस्टी सा वेजिटेबल है और इसका पकौड़ा कितना टेस्टी होता है। नील और लक्ष्य बेचारे कुछ वक्त पहले उनकी भी यही सोच थी लेकिन अब कुछ ही सेकंड में उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। दोनों रोते हुए प्याज छिलने लगते हैं। अब अति को भी कुछ करने का मन होता है इसलिए वो भी स्लैब से उछलकर उतर गई और दोनों के पास आकर भी बोली, भाई मुझे भी करना है। दोनों एक साथ चिल्लाकर बोले, नहीं। दोनों के इतने जोर से चिल्लाने से अति दोनों को देखकर भोली सी शकल बनाकर बोली, प्लीज ना भाई, मैंने आज तक कभी कुछ कुक नहीं किया है। डैड कभी किचन में जाने ही नहीं देते थे। आज मैं भी अपने हाथों से कुछ टेस्टी सा बनाऊंगी, बड़ा मजा आएगा प्लीज भाई। अति की इतनी प्यारी सी आवाज सुन दोनों चाहकर भी मना नहीं कर पाते हैं। अति दोनों को देखकर बोला, आप ना बेस्ट भाई हो, अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। क्या मैं भी ये करूं? इतना बोल अति प्याज को देखती है तो दोनों एक साथ ना में सर हिला देते हैं। दोनों ही नहीं चाहते थे कि अति की आंखें नम हो, चाहे रीजन कुछ भी हो, दोनों अति को साफ माना कर देते हैं। अति जल्दी से बोली, तो फिर मैं क्या करूं? नील प्याज की वजह से रोते हुए बोला, आप ना बेसन का पेस्ट बनाओ। अति अपना सर खुजलाते हुए बोली, भाई वो क्या होता है?
अति को सच में बेसन कैसे होता है, या वो क्या होता है, उसका कलर कैसा होगा है, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इसमें गलती अति की नहीं थी, निरंजन जी उसे सच में एक प्रिंसेस की तरह रखते थे। अति की बात सुन नील अति को फिर से स्लैब में बैठा कर बोला, आप प्याज के पकोड़े खाना चाहती हो या नहीं? अति जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाकर बोली, मुझे खाना है। लक्ष्य अति की तरफ देखकर बोला, तो फिर आप चुपचाप बैठी रहो, हम दोनों हैं ना, हम आज आपके लिए स्पेशल प्याज के पकोड़े बनाएंगे। अति हाँ में सर हिलती है। थोड़ी ही देर में किचन का बुरा हाल बन जाता है। लक्ष्य और नील का काम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही कोई छोटे बच्चे हो जिसे गलती से किचन के अकेला छोड़ दिया गया हो। दोनों किचन में बहुत फनी लग रहे थे, जिसे देख किसी को भी हंसी आ जाए, और वही हाल अति का भी था। 82 आपको किसी ने बताया नहीं ये बैड मैनर्स है। नील पकोड़े छान रहा था और लक्ष्य बड़ी मुश्किल से प्याज और बेसन का पेस्ट को तेल में डाल रहा था। वो भी काफी दूरी बनाकर। दोनों इस वक्त जिस तरह से काम कर रहे थे उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। लक्ष्य का शर्ट खराब हो चुका था और नील भी पसीने से भीग चुका था। अति कभी नील को देखती तो कभी लक्ष्य को, उसे दोनों पर बहुत हंसी आ रही थी। अब अति से कंट्रोल नहीं होता है और वो दोनों पर हंसते हुए बोली, भाई आप दोनों ये कैसे कुक कर रहे हो? देखो आप दोनों के कपड़े कितने खराब हो गए, और नील भाई आप तो पसीने से नहा चुके हो। अति को हंसता देख दोनों बेचारा सा मुंह बनाकर अति को देखने लगते हैं। नील पकौड़ा छान कर निकलते हुए बोला, मैम ये कुक करना ना आसान काम नहीं होता है, पता नहीं लड़कियां पूरी लाइफ ऐसा काम कैसे कर लेती है, मेरी तो 2 मिनट में हालत खराब हो गई। लक्ष्य भी बेचारा सा शकल लेकर बोला, हाँ भाभी ये तो बिजनेस से भी हटवर्क है। लक्ष्य बेसन को अपने हाथ में भरकर तेल में डालने लगता है। उसके चेहरे पर भी बेसन लगा हुआ था। आज तो नील और लक्ष्य कमाल के लग रहे थे। अति स्लैब से उतरकर लक्ष्य से बोली, भाई मुझे भी ये करना है जो आप कर रहे हो। अपने दोनों भाई को इतना मेहनत करता देख अति का भी कुछ करने का मन कर रहा था। लक्ष्य अति को समझाते हुए बोला, भाभी आप जल जाएगी, आप बैठिए और खाए, हम है ना, हम बना लेंगे। अति जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं भाई हम साथ में बनाकर साथ में खाएंगे, तब बड़ा मजा आएगा। प्लीज भाई मुझे भी बनाने दीजिए ना, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी पक्का। अति की रिक्वेस्ट सुन लक्ष्य ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला देता है। लक्ष्य की हाँ सुनते ही अति जल्दी से अपना हाथ धोकर लक्ष्य के साथ मिलकर बेसन को गैस पर चढ़ी तेल में डालने लगी। अति को बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ी ही देर में तीनों की हालत देखने लायक थी। अति के गाल पर भी बेसन लगा हुआ था और वो बहुत क्यूट लग रही थी। जब सब बनकर रेडी हो जाता है तो तीनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अति खुश होकर बोली, भाई देखो कितनी जल्दी बन गया। नील जो मिक्सी में चटनी पीस रहा था वो अति की बात सुन अति को देखने लगता है। अति के हाथ, गाल और कपड़ों पर भी बेसन लगा हुआ था। नील अति को देखकर हंसते हुए बोला, मैम अपने अपना क्या हाल बना लिया है, जाए पहले चेंज करके आए, अपने कपड़े खराब हो चुके हैं। अति एक नज़र अपने कपड़ों को देखती है जो बेसन की वजह से खराब हो चुकी थी। अति जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, भाई पहले खा लेते हैं फिर बाद में मैं बात ले लूंगी, वैसे भी आप लोगों के कपड़े भी तो खराब हो चुके हैं। चलिए ना जल्दी से खाते हैं वरना सब ठंडा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। अति की बात दोनों को सही लगी। जब तक वो फ्रेश होकर आएंगे उनका मेहनत ठंडा हो जाएगा, इसलिए तीनों अपना मुंह हाथ धोकर जल्दी से किचन से बाहर आते हैं और सोफे पर बैठकर बड़े मस्त होकर खाने लगते हैं। वैसे चटनी में नमक कम और मिर्ची ज़्यादा थी, पकौड़ा में नमक थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन आज पहली बार उन्होंने अपने मेहनत से कुछ बनाया था इसलिए तीनों को ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था। लक्ष्य अपनी ही तारीफ करते हुए बोला, वैसे यार मैं सच में ग्रेट हूँ, पहली ही बार में इतना टेस्टी पकौड़ा तो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। लक्ष्य की बात सुन नील अजीब सा मुंह बनाकर उससे बोला, सिर्फ तुमने ही नहीं हमने भी मेहनत की है, इसलिए खुद की तारीफ करना बंद कर। तीनों मस्त होकर खाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्वरा अपने कमरे के चक्कर लगा रही थी। उसे अति की कही बातें अब तक परेशान कर रही थी। एक तो उसे अक्ष के ऊपर भी शक था कि उसने अति से शादी क्यों की है। इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, और अब ये अति की धुंधली यादें वाली बात स्वरा को बहुत परेशान कर रही थी। स्वरा परेशानी से बोली, अब क्या करूं? क्या मुझे अंकल से इस बारे में बात करनी चाहिए? क्या वो मुझे कुछ बताएंगे? जब स्वरा से रहा नहीं गया तो स्वरा निरंजन जी को कॉल कर देती है। निरंजन जी जो अभी अभी एक मीटिंग से आकर सोफे में बैठे थे, वो स्वरा का कॉल देख उठा लेते हैं। निरंजन जी बोले, कैसी है मेरा बच्चा, बड़ी दिनों बाद याद किया, सब ठीक तो है ना? निरंजन जी की बातों में फिक्र साफ झलक रही थी। स्वरा बोली, कुछ ठीक नहीं है अंकल। निरंजन जी परेशानी से बोले, क्या हुआ बच्चा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ मुझे, मैं हूं ना। स्वरा जल्दी से बोल पड़ी, अंकल अति को उसका बचपन याद क्यों नहीं है? क्यों उसे धंधली चीजें दिखाई देती है? उद्धरण चिन्ह।
स्वरा की बात सुन निरंजन जी के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। निरंजन जी जल्दी से बोले, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। अपना ख्याल रखना, ओके। स्वरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही निरंजन जी ने कॉल कट कर दिया था। अब तो स्वरा को और भी ज्यादा शक हो गया कि जरूर कुछ बड़ी बात है। अब उससे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो कुछ सोचने लगी। कुछ सोचने के बाद स्वरा राघव को कॉल करती है। राघव को अब तक निरंजन जी ने सब बता दिया था और उन्हें पता था स्वरा उसे जरूर कॉल करेगी। वो कॉल उठाकर कुछ बोल पाते उससे पहले ही स्वरा बोल पड़ी, अंकल आज आप मुझसे झूठ मत बोलिएगा। आप सच सच बताइए कि अति के बचपन में क्या हुआ था। उसे क्यों उसका बचपन याद नहीं है? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था? अगर ऐसा है तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों था? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा रीजन है? आज आप मुझे सब सच सच बताइए प्लीज। राघव जी एक लंबी सांस लेकर बोले, अति बचपन में खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके सर में गहरी चोट आई थी जिससे उसकी यादाश्त चली गई, इसलिए उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। और रही बात धुंधली यादों की, तो उसकी यादाश्त चली गई है, इसलिए उसे सब धुंधला दिखाई देता गई। स्वरा कुछ सोचकर बोली, उसे उन धुंधली यादों से इतना डर क्यों लगता है? राघव जी जानते थे एक दिन उन्हें इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही सब सोच रखा था। राघव एकदम शांति के साथ बोला, कभी कभी वो कोई बुरा सपना देख लेती है और उसे लगता है कि वो उसकी बचपन की यादें हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर जिसकी याददाश्त चली जाती है उन्हें साथ ऐसा होता है। उन्हें सपने भी अपनी पुरानी यादें लगती है। अब स्वरा को भी ये सब बातें सही लगने लगती है। स्वरा थोड़ी देर बात कर कॉल कट कर देती है। वही राघव एक राहत की सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे स्वरा से झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो सच भी तो नहीं बता सकता था। अक्सर ऐसा होता है कि याददाश्त जाने के बाद लोगों को सपना भी अपना बिता हुआ कर लगता है। स्वरा ने भी इस बारे में सुन रखा था। अब उसका ये शक तो दूर हो गया था। उसे राघव के बात पर पूरा यकीन हो गया था कि अति जरूर कोई बुरा सपना देखती है और डर जाती है, और अक्ष को वो पसंद करती है, इसलिए उसकी करीबी उसे अच्छी लगती है। अब स्वरा एक गहरी सांस लेकर बेड पर धड़ाम से गिर जाती है। उसे अब काफी अच्छा फील हो रहा था। प्रिंसेस पैलेस। अक्ष जैसे ही हॉल के अंदर आता है, उसकी नज़र सीधा सोफे पर आराम से बैठकर पकौड़े खाते हुए तीनों पर जाती है। तीनों को देखते ही अक्ष की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि तीनों की ही हालत कुछ ठीक नहीं थी। अक्ष तेज कदमों के साथ अंदर आता है। अक्ष अति को घूरते हुए बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम लोगों ऐसे क्या कर रहे हो? अक्ष उसके गंदे कपड़ों को देखकर बोलता है। अक्ष को देखते ही अति, जिसके मुंह में खाना भरा हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से उस खाने को अंदर लेते हुए बोली, वो हमने का आज पकोड़े बनाए हैं और वही खा रहे थे। क्या आप भी खाओगे? बहुत टेस्टी बना है। इतना बोल अति अपनी जगह से उठी और अपना प्लेट अक्ष के सामने करती है। अक्ष आंखें छोटी कर अति से बोला, तुमने अपना ये क्या हाल बना कर रखा है? और मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाता, अब चलो और चेंज करो। इतना बोल अक्ष अति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे की तरफ ले जाता है। लक्ष्य और नील दोनों अक्ष को घूरने लगते हैं। दोनों ही मन अक्ष को कोस रहे थे कि क्यों अक्ष इतनी जल्दी आ गया, उन्हें अति के साथ और भी टाइम स्पेंड करना था। वही अक्ष बिना मुड़े ही थोड़ी तेज आवाज में बोला, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, जाओ और अपना हुलिया ठीक करो। दोनों हड़बड़ाकर सिर्फ हाँ में सर हिला देते हैं। अक्ष अति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। लक्ष्य एना आंटी को देखकर बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, आंटी आप भी खाकर देखिए ना। एना हाँ में सर हिलाकर बोली, खा लूंगी, पहले किचन तो साफ कर लूं। दोनों हाँ में सर हिलाकर अपना अपना कोट उठाकर रॉयल विला के लिए निकल जाते हैं। वही एना जैसे ही किचन में आती है वैसे ही अपना सर पकड़ लेती है। एना पूरे किचन का हाल देखकर बोली, हे भगवान, इन्होंने किचन का क्या हाल बना दिया है। इसे साफ करते करते मेरी क्या हालत हो जाएगी। इतना बोल एना पूरे किचन को देखती है जहां पूरा सामान बिखरा पड़ा था। अक्ष अति को सीधा वॉशरूम लेकर जाता है और खुद उसे क्लीन करने लगता है। जब वो अति के कपड़े निकालने के लिए अपना हाथ अति की पीठ पर ले जाकर उसका जिप खोलता है तो अति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो झट से खुद को कवर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अक्षति के कंधे से उसका ड्रेस नीचे करते हुए बोला, तुम्हें क्लीन कर रहा हूं, चलो गुड गर्ल की तरह चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। अति अपनी ड्रेस को देखती है जो अब उसके कंधे से थोड़ी नीचे हो चुकी थी। उसके कंधे के राइट साइड पर एक छोटा सा तिल था। अक्ष की नज़र एकटक उसी पर टिकी हुई थी। अक्ष की नज़रों को फॉलो कर अति शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। उसके दोनों गाल लाल मिर्च की तरह लाल हो चुके थे। अति जल्दी से अपना ड्रेस ठीक कर अपनी नज़रें नीचे झुका देती है। अक्षति की इस हरकत से अपनी नज़रें उसके कंधे से हटाकर उसके चेहरे पर टिका देता है जो बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अक्षति की नाक को अपनी नाक से रफ करते हुए बोला, मुझसे करने दो ना जो मैं करना चाहता हूँ। अति अपनी नज़रें नीचे झुकाई हुई धीरे से बोली, नहीं मैं खुद कर लूंगी।
अक्ष घूर कर अति को देखने लगा और उसका चेहरा ऊपर कर खुद के कपड़े निकालने लगा। अक्ष की इस हरकत से अति की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर बोली, आपको शर्म नहीं आती एक गर्ल से सामने कपड़े उतारते हुए? आपको किसी ने बताया नहीं ये बैड मैनर्स है? अति की बात सुन अक्ष के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने एक झटके से अति की कमर पकड़ ली और खुद से चिपका लिया और शावर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और अति के कमर को सहलाते लगा। अक्ष अति की कमर को पकड़कर खुद के खुली चेस्ट से चिपका लेता है। अक्ष की इस हरकत से अति एकदम से सिहर उठी और उसके होठ कांपने लगे। अक्ष अति की उन खूबसूरत नीली आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओह माय लिटिल वाइफी, इसलिए मैं तुम्हें लिटिल कहता हूँ। तुम कोई अनजान गर्ल नहीं हो, बीवी हो मेरी, और जिसे तुम बैड मैनर्स कह रही हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है वाइफी, एक हस्बैंड वाइफ में इससे भी बहुत ज्यादा बैड चीजें होती है जो आज हमारे बीच होगी। अति हैरानी से एकटक अक्ष को देखने लगी। उसे सच में एक हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सच कहूं तो उसे शादी का सही मतलब भी नहीं पता था। अति हैरानी से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, क्या इससे भी बैड चीजें होती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये तो बैड है ना? क्या आप भी मेरे साथ वैसा ही करोगे? अति के दिमाग में इस वक्त कई सारे सवाल घूम रहे थे। वो अपने दिमाग पर जोर डालकर इस बारे में सोचने लगी और ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। अचानक ही अति के दिमाग में उस रात वाला सीन घूमने लगा। अक्ष के हाथ कैसे उसके बॉडी को सहला रहे थे। उसका वो टच अति को एक अजीब सा एहसास दे रहा था। वो सारी बातें याद आते ही अति का दिल जोरों से धड़कने लगा था, जिसे वो काबू करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ये हो ही नहीं रहा था, बल्कि उसका दिल और भी जोरों से शोर करने लगा था। अक्ष जानता था उसकी लिटिल गर्ल के दिमाग में क्या चल रहा है। अक्ष अति के सॉफ्ट गालों को सहलाते हुए बोला, वाइफी, अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब अच्छे से समझ दूंगा। अति को अक्ष की बातें समझ में नहीं आई। अति नासमझी से अक्ष को देखने लगी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही शावर ऑन हो चुका था। शावर का ठंडा पानी दोनों को भीगा रहा था। अति के ऊपर गिर रहा पानी अक्ष को और भी पागल बना रहा था। अति के पूरे चेहरे पर पानी की बूंदें थी। अक्ष अति के चेहरे पर आती पानी की बूंदों को अपने होठों से सक करने लगा और अति की कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हर तरह से अपना बनना चाहता हूं, और अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने अपनी बैड मैनर्स दिखाई तो तुम सह नहीं पाओगी। वैसे भी तुम्हें देखते ही मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूं, सिर्फ मैं ही जानता हूं मैंने अब तक खुद को कैसे कंट्रोल किया है। अक्ष की बात सुनते ही अति पूरी तरह से कांप उठी और अक्ष के वो होठों जो अति के चेहरे पर आती पानी की बूंदों को बड़ी ही शिद्दत से सक कर रहे थे, वो अति के अंदर एक अजीब सा तूफान उठा रहे थे। अक्ष की नजर जैसे ही अति के होठों पर जमी हुई पानी की बूंदों पर गई, उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अति के उन गुलाबी होठों पर पानी की बूंदें कमाल की लग रही थी। अक्ष की गहरी नजरें उस पर टिक सी गई। वही अक्ष की नजरों को अपने होठ पर महसूस करते ही अति के होठ एकदम से कांपने लगे। अक्ष अपने होठ धीरे धीरे अति के होठों की ओर बढ़ाने लगा। अति की तेज चलती सांसों को महसूस कर अक्ष थोड़ा सा अति के चेहरे से दूर होकर अति को कांपते होठों को देखने लगा और उस रसीले होठों को देखते ही उसके चेहरे के बेहद करीब चला जाता है। अब अक्ष के होठ अति के होठ के इतने करीब थे कि उनके होठों के बीच से बड़ी मुश्किल से हवा गुजर रही थी। अगर अति थोड़ा सा भी हिली तो अक्ष के होठों से उसके होठ टकरा जाते। अक्ष अति के होठों पर ठहरी पानी की बूंदों पर अपने होठ रखकर जोर जोर से सक करने लगा। अति कांप गई क्योंकि अक्ष इस वक्त शर्टलेस था और दोनों के ऊपर ठंडी पानी की बूंदें बरस रही थी और अक्ष ने जिस तरह से अति को खुद के खुले चेस्ट से चिपकाया था, अति की दिल की धड़कन तेज से भाग रही थी। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके अंदर बहुत हलचल मची हुई थी। 83 आज मैं तुम्हें पूरा पा लेना चाहता हूँ। अक्ष अति के होठों पर अपने होठ रख जोर जोर से सक कर रहा था और उसका एक हाथ अति की कमर में तो एक हाथ अति के गर्दन में था। जब अति की सांसें उखड़ने लगी है तब जाकर अक्ष धीरे से अति के होठों से दूर होकर अति को देखने लगता है। अक्ष अति के पेट को सहलाते हुए धीरे धीरे बड़ी नजाकत से अपने हाथ ऊपर की ओर ले जाने लगा है। अक्ष की इस हरकत से अति की सांसें जो लंबी किस की वजह से जोर जोर से चल रही थी, वो और गहरी हो जाती है। उसकी दिल की धड़कन तेज रफ्तार से चलने लगती है। अति गहरी गहरी से सांसें लेते हुए अक्ष को देखने लगी और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अपना हाथ हटाए। इतना बोल अति अक्ष के हाथ जो धीरे धीरे अति के पेट से होते हुए ऊपर की ओर जा रही थी उसे पकड़ लेती है। अक्ष अति के छोटे छोटे दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर वॉल से लगा लेता है। अक्ष अपना चेहरा अति के गर्दन में घुसाकर वहां पर किस करने लगता है। अब अति की सांसें और तेज हो जाती है। अति भी अक्ष के टच में कहीं खोते ही जा रही थी। तभी अति को अपने गर्दन में तेज दर्द होता है और उसकी आंखें जो अक्ष के उन एहसासों की वजह से बंद हो गई थी वो तुरंत ही खुल जाती है। अति अपना हाथ छुड़ाने लगी और धीरे से बोली, मेरा हाथ छोड़िए और आप मुझे बाइट क्यों कर रहे हैं?
बाइट मत कीजिए, ना दर्द होता है। अति अक्ष की इन हरकतों की वजह से कांप रही थी। उसे अपने अंदर से अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी जिसे अति समझ नहीं पा रही थी। अब अक्ष धीरे धीरे खुद का कंट्रोल खोता ही जा रहा था। उसने कस के अति की कमर पकड़ ली और ऊपर उठा लिया। अति एकदम से हड़बड़ाकर अति के कमर के दोनों साइड अपने पैरों को लपेट लेती है। अक्ष अति की पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी ड्रेस की जिप खोल देता है और उसके कंधे से ड्रेस सरका देता है। अति हड़बड़ाकर जैसे ही खुद को कवर करने को हुई कि अक्ष अति को वॉल से लगाकर उसके खुले कंधे पर किस करने लगता है। अति एकदम से कांप गई और अपने कांपते होठों के साथ धीरे से बोली, ऐसा मत कीजिए ना, मुझे कुछ हो रहा है। अक्ष अति के कंधे पर जोर जोर से सक करते हुए बोला, आज नहीं वाइफी, आज मैं तुम्हें पूरा पाकर ही रहूंगा। इतना बोल अक्ष अति के कलर बोन पर बाइट कर लेता है। उसके दोनों हाथ अति के पूरे बॉडी को महसूस करने में लगा हुआ था। अक्ष अति को लेकर वॉशरूम से बाहर आता है और अति को बेड पर लेटा देता है। दोनों भीगे हुए थे। अति एकटक अक्ष को देखने लगी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अति कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही अक्ष उसके ऊपर आकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। अति बस हैरानी से अक्ष को आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। अति को अक्ष का टच अच्छा लगता था, लेकिन इस वक्त अति अंदर से बहुत बेचैनी छाई हुई थी। उसे ये सब बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था, अति को ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अक्ष अति से थोड़ा दूर होकर बोला, जानता हूं तुम इन सब बातों से अनजान हो, लेकिन ये हर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की सच्चाई है। उन्हें एक दूसरे का होना होता है और मैं तुम्हें अपना बनना चाहता हूं। अक्ष की इस बात पर अति के दिल की धड़कन, जो पहले ही बहुत तेज थी, और भी तेज हो जाती है। अति नासमझी से अक्ष को देखने लगी और बोली, पर मैं तो आपकी ही हूं। अति की वो मासूमियत अक्ष को अति के लिए और पागल बनाती थी। और इस वक्त अक्ष को अति पर बेहद प्यार आ रहा था। अक्ष अति के फोरहेड पर अपने होंठ रख धीरे से बोला, आज तुम्हें मेरी वजह से पेन होगी, लेकिन अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तुम्हें मेरा होना ही होगा। अति कुछ कह पाती उससे पहले ही अक्ष खुद को और अति को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और जल्दी से अति की ड्रेस निकल देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों के कपड़े बेड के इधर उधर बिखरे पड़े थे। अति हैरानी से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगी। अक्ष ने ये सब इतनी जल्दी में किया कि अति कुछ समझ नहीं पाई। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि अति को ऐसा लग रहा था वो कभी भी उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। अति नासमझी से अक्ष को देखने लगी। उसे अक्ष की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और खुद को इस तरह से अक्ष के सामने पाकर अति शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। वो खुद को कवर करना चाहती थी, लेकिन अक्ष ने उसका हाथ पकड़ रखा था। शर्म से उसकी नजरें झुक गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी नजरें उठाकर एक बार अक्ष को देखे। इस वक्त अति और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके वो लंबे गीले सिल्की बाल और दोनों सॉफ्ट गाल जो शर्म से लाल हो चुकी थी, वो अक्ष को और भी ज्यादा पागल बना रहे थे। अक्ष अति के सॉफ्ट गालों को अपने होठों से सहलाते हुए बोला, वाइफी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी ये हरकतें मुझे और भी पागल बना रही है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अति नासमझी से बोली, मतलब? अति की मासूमियत देख अक्ष कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी अति को एक तेज दर्द महसूस होता है। आहती जोर से चीखती है और जोर जोर से अक्ष को खुद से दूर करने लगती है। अति से ये सहन नहीं हो रहा था। उसकी पकड़ अक्ष के कंधे पर कस जाती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अक्ष अति के दोनों हाथ अपने एक हाथ में भरकर ऊपर बेड पर गड़ा देता है। अति को अपने इतने करीब महसूस कर अब अक्ष अपना कंट्रोल खोने लगा था, इसलिए किसके साथ हल्का हल्का बाइट करने लगता है। अति दर्द से सिसकते हुए बोली, आहे डेविल, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अक्ष अति के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बस थोड़ा दर्द होगा जो तुम्हें सहना होगा। अक्ष अति के गर्दन पर अपने होंठ रख किस करने लगता है। उसका एक हाथ अति की कमर पर था। आज अक्ष अपने और अति के बीच के सारे फैसले मिटा देना चाहता था। अति बार बार अपना सर इधर उधर कर रही थी। अति अक्ष को झेल नहीं पा रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वही आज अक्ष किसी भी कीमत पर अति को पा लेना चाहता था। अक्ष अति की पूरी बॉडी पर जगह जगह अपने लव बाइट दे रहा था। अक्ष अति से थोड़ा दूर होकर अति का चेहरा देखता है, जो दर्द की वजह से लाल हो चुका था और वो पसीने से भीग चुकी थी और सिसक रही थी। अक्ष अति के फोरहेड पर किस कर बोला, तुम्हें इस दर्द को सहना होगा लिटिल गर्ल, क्योंकि इस दर्द के बाद एक सुकून है और ये मुझे इस वक्त बेहद सुकून दे रहा है। अति अपना सर इधर उधर करते हुए दर्द भरी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे दर्द होता है। अति को अक्ष का ऐसा करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अब तक इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो समझ ही नहीं थी इन सब की, और ये अक्ष भी अच्छे से जानता था। अक्ष एक नजर अति के लाल हो चुके चेहरे को देखकर बोला, हम हस्बैंड वाइफ है लिटिल गर्ल, और एक हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब होने भी जरूरी है।
तुम्हारे दिमाग में कई सवाल होंगे और मैं तुम्हारी हर एक सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ मुझे महसूस करो। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त उसके नीली मासूम आंखों में हजार सवाल थे। अक्ष अति के सॉफ्ट से होठों पर होठ रखकर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद अक्ष अति के होठों से दूर होकर अति के पूरे बॉडी पर किस करने लगा है। अति को अक्ष का कोई भी टच बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बेचैनी जरूर हो रही थी। उसे आज एक अगल ही एहसास हो रहा था। अक्ष की मस्कुलर बॉडी के नीचे नाजुक सी अति दबी हुई थी। उसके अंदर इस वक्त बहुत उथल पुथल मची हुई थी। अक्ष इसका पूरा ख्याल रख रहा था कि वो अति को हट ना करे। अक्ष धीरे धीरे अति की बॉडी पर जगह जगह अपने लव बाइट दे रहा था। अति को ये अच्छा लग रहा था। अक्ष का हर एक टच उसे सुकून देता था। उसे अक्ष का कोई भी टच कभी बुरा नहीं लगा, बल्कि हमेशा उसे अच्छा ही फील हुआ था। अक्ष अति की धीमी धीमी मदहोश करने वाली खुशबू में खोता ही जा रहा था। अब उसकी वो सॉफ्ट किस बाइट में बदल चुकी थी। अति पसीने से भीग चुकी थी। वो दर्द से हल्का हल्का सिसक रही थी, पर यह दर्द उसे अच्छा भी लग रहा था। अक्ष जब काफी टाइम बाद तक नहीं रुकता तो अति अपनी थकी हुई आंखों से अक्ष को देखने लगी और अपने छोटे छोटे हाथों को अक्ष के सीने पर रखकर बार बार अक्ष को खुद से दूर करने लगी। लेकिन आज अक्ष अति को हमेशा के लिए पा लेना चाहता था। अक्ष अति का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके सर पर किस कर बोला, हे आज मत रोको और बस मुझे महसूस करो। मैं तुम्हें अपना एहसास दिलाना चाहता हूँ। मुझे और मेरे हर टच को महसूस करो। अति के होठों पर पता नहीं क्यों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अक्ष के सीने से लग जाती है। थोड़ी ही देर में अति बहुत थक गई थी, लेकिन अक्ष वो अब भी अति में ही खोया हुआ था। अति बड़ी मुश्किल से अपनी थकी हुई अर्धखुली आंखों से अक्ष के चेहरे को देख रही थी, जिसे में उसे सुकून साफ दिखाई दे रहा था। और यही सुकून अति के चेहरे पर भी छाया हुआ था। अति को इन दर्द से कहीं ज्यादा एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अक्ष उसे मीठा मीठा एहसास दे रहा था। अति के दिल में एक सुकून सा छाया हुआ था जिसका रीजन उसे खुद नहीं पता था। दूसरी तरफ राघव अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। राघव खुद को समझाते हुए बोला, देख राघव, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तू स्वरा को सच नहीं बता सकता था। आखिर बताता भी तो क्या। राघव को स्वरा से झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो सच्चाई भी नहीं बता सकता था। राघव एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, सच्चाई से दूर रहने में ही सबकी भलाई है, इसलिए तुम्हें इन बातों से अनजान रखना होगा। इतना बोल राघव किसी गहरी सोच में डूब जाता है। फ्लैशबैक। निरंजन जी अपने बिजनेस के काम से दुबई जा रहे थे और अति उनके पैरों में लिपट कर रोते हुए उनके साथ जाने की जिद कर रही थी। अति कस के निरंजन जी के पैरों से लिपटी हुई बोली, डैडी प्लीज मुझे भी आपके साथ जाना है। इतना बोल अति बार बार निरंजन जी से जिद करने लगी। अब राघव से रहा नहीं गया और वो निरंजन जी से बोले, सर बेबी कितना रो रही है। मैं बेबी को इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकता। देखिए उसका चेहरा रोने की वजह से कैसे लाल हो गया है, हम इसे भी लेकर चलते हैं ना। निरंजन जी एक नज़र अति को देखते हैं जिसका छोटा सा चेहरा रोने की वजह पूरा लाल हो गया था। निरंजन जी अति को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने तुरंत छोटी सी अति को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सर को चूम कर बोले, मेरी प्रिंसेस मेरे साथ जाएगी। ओके अब चलो डैडी को एक किस सी दो। अति खुश होकर उनके गालों पर अपने नन्हे होठों से किस कर लेती है। निरंजन जी अति को अपने साथ दुबई ले जाते हैं। शाम को मीटिंग के बाद निरंजन जी और राघव अति को डिनर के लिए बाहर लेकर जाते हैं। तीनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। अति दोनों का हाथ पकड़कर इधर उधर देखते हुए चल रही थी। उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। अति अभी से उसे जो जो खाना था उसकी एक लंबी लिस्ट राघव को बता रही थी, जिसे सुन निरंजन जी और राघव दोनों ही नामे सर हिला देते हैं। राघव अति की लिस्ट सुन हंसते हुए बोला, बेबी तुम्हारा टमी बहुत छोटा सा है, क्या उसने इतना सारा खाना आ जाएगा। अति जल्दी जल्दी हमें सर हिलाकर अपनी प्यारी सी आवाज में राघव से बोली, अंकल अभी तो मेरी लिस्ट पूरी भी नहीं हुई है, रुको मैं अभी और बताती हूँ। इतना बोल अति अपने होठों पर उंगली रखकर उसे जो जो खाना था उसे सोचकर बताने लगी। अति की इस हरकत से दोनों मुस्कुरा देती है। अति इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। वहीं निरंजन जी के पुराने दुश्मन की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और उन्होंने निरंजन जी पर अचानक ही हमला कर दिया। निरंजन जी को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। वो डर गए क्योंकि उनके साथ अति थी। अचानक हुई इस हमले से रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे सारे डरकर इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। कई सारी लाशें खून से सनी हुई यहाँ वहाँ पड़ी थी। छोटी सी अति ये सब देखकर डर से कांप रही थी। निरंजन जी अति को लेकर जल्दी ही वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था। राघव ने कस के अति को जकड़ रखा था और अति इन सब से बहुत डर गई थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। राघव अति को लेकर एक साइड में छुपा हुआ था।
राघव ना चाहते हुए भी अति को लेकर उस जगह से निकल जाता है, तभी कोई कस के उसके सर पर वार करता है और राघव वही जमीन पर गिर जाता है। अति डर कर बुरी तरह रो रही थी और इस तरह से रोने की वजह से अति सांस नहीं ले पा रही थी और तभी एक गोली राघव के कंधे पर आकर लगी, जिससे राघव के कंधे से खून बहने लगा। अति जो डर से पहले ही कांप रही थी, वो राघव का खून देखकर अब और जोर जोर से रोने लगती है। राघव के सर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन उसे सिर्फ अति की टेंशन थी। वो जैसे ही उठने को हुआ कि उसे 4 लोगों से घेर लिया। निरंजन जी भी चारों तरफ से घिरे हुए थे। निरंजन जी अति को बार बार वहां से हटने को बोल रहे थे, लेकिन अति इतना कुछ देखकर बेहद डर गई थी। वो डर से वहीं पर जम सी गई। तभी एक गोली सीधा अति के सीने पर लगी और अति जोर से चीखकर वहीं पर गिर गई। अति को दर्द से तड़पता और खून से सना हुआ देख निरंजन जी और राघव गुस्से से जैसे पागल ही हो जाते हैं और अब निरंजन जी के गार्ड भी आ चुके थे और उन्होंने सबको बचा लिया। अति को 1 महीने हॉस्पिटल में रखा गया था, उनकी हालत बहुत खराब थी। गोली उसके दिल के करीब में लगी थी। ये सब होने के बाद अति रात में सो नहीं पाती थी। वो नींद में ही डर से चीख कर उठ जाया करती थी। उसकी आंखों के सामने खून से सनी हुई लाश दिखाई देती थी। कानों में गोलियों की आवाज और लोगों के दर्द से चीखने और चिल्लने की आवाज उसे ना तो दिन में और ना ही रात में सोने देती थी। अति उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी और ये सब उसके दिमाग में छप चुका था। निरंजन जी अति की ये हालत नहीं देख पा रहे थे। उन्हें किसी भी तरह से अति की उन यादों को मिटाना था जिससे उनकी प्रिंसेस नॉर्मल हो। एक दिन अति डर से हड़बड़ाकर नीचे उतर रही थी और सीढ़ियों से गिर गई। उसके सर में गहरी चोट आई थी और उसकी यादाश्त चली गई। निरंजन जी अति को लेकर बहुत परेशान थे और कहीं ना कहीं वो खुश भी थे कि अब अति को वो सब याद नहीं है, लेकिन अति की मेमोरी कभी भी वापस आ सकती थी। उन्होंने इस बारे में कई डॉक्टरों से बात की, तभी कुछ डॉक्टर ने बताया कि वो चाहे तो अति की मेमोरी कभी वापस नहीं आएगी। अति बहुत छोटी थी और कुछ ट्रीटमेंट और दवाइयों से ये पॉसिबल था। निरंजन जी ने मजबूर होकर हाँ कह दिया। अति की सारी मेमोरी लॉस हो चुकी थी और इससे निरंजन जी बहुत खुश थे। कभी कभी अति को वो सारी चीजें धुंधली दिखाई देती थी और निरंजन जी उसे मेडिसिन दिया करते थे और अति फिर से नॉर्मल हो जाता करती थी। अति को बीच बीच में मेडिसिन दिया जाता था, जिससे वो चाहकर भी उन सभी चीजों को याद नहीं कर पाती थी और उन यादों के बारे में ज्यादा सोचने से उसके सर में दर्द होने लगता था। ये सब उन दवाइयों की वजह से अति के साथ होता था। अति की मेमोरी कभी भी वापस आ सकती थी, इसलिए निरंजन जी अति को इसकी मेडिसिन देते थे ताकि उसे कुछ याद ना आए। इससे निरंजन जी को काफी तकलीफ होती थी। वो अति के ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे। 84 क्या मेरी उसके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है? प्रेजेंट टाइम। सारी बातें याद कर राघव को उन लोगों पर बेहद गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से अति को अपनी प्यारी सी बचपन गंवानी पड़ी। सिर्फ उनकी वजह से अति की सारी बचपन, उसकी आज़ादी सब छीन गई थी। दूसरी तरफ अति कब का थक कर सो चुकी थी, लेकिन अक्ष अब भी अति में खोया हुआ था। उसका अति को बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अक्ष अति से दूर होकर अति के फेरहेड पर किस कर लेता है। अक्ष अति के चेहरे को देखते हैं जो अब तक लाल दिखाई दे रहा था। उसके होठ सूजे हुए थे। अति के पूरी बॉडी पर लव बाइट के निशाना साफ दिखाई दे रहे थे। अक्ष धीरे से अति के होठों पर अपना होठ रख बोला, पता है कल तुम्हारे दिमाग में 1000 सवाल उठेंगे, लेकिन ये एक हस्बैंड वाइफ की सच्चाई है, मैं सिली गर्ल। इतना बोल अक्ष किसी को मैसेज करता है और अति को अपनी बाहों में भरकर वॉशरूम में लेकर कर जाता है और अति को बाथटब में लेटाकर आराम से उसे क्लीन करता है। अति इतना थक गई थी कि उसे इस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था। उसकी आंखें बंद थी। अक्ष अति को अच्छे से क्लीन कर बाहर आता है। इस वक्त अक्ष ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था और अति भी उसकी बाहों में एक टॉवल से कवर थी। अक्ष अति को सोफे पर सुलाकर बेड ठीक करता है जो पूरी खराब हो चुकी थी। ये सब करते हुए अक्ष के चेहरे पर एक ना दिखने वाला सुकून था। अक्ष अति को आराम से सोफे से उठाकर बेड पर सुला देता है और उसको अपनी एक ब्लैक शर्ट पहना देता है जो अति के साइज से बहुत बड़ी थी। अक्ष क्लोजेट में जाकर खुद भी अपने कपड़े पहनता है और वापस आकर अति को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बड़ी सुकून के साथ बंद कर लेता है। सुबह का वक्त। मान बार बार नियति के कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन नियति उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे मान थोड़ा इरिटेट हो गया था। मान खुद से ही बोला, इतना टाइम हो गया मैम, अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही है? ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है, अब क्या करूं? इतना बोल मान नियति के कमरे की ओर देखते हुए किसी से फोन पर बात करने लगा। वो सिर्फ किसी भी तरह से टाइम पास कर रहा था जब तक नियति बाहर नहीं आ जाती है। वो एक बार नियति से बात करना चाहता था, नियति उसे जिस तरह से इग्नोर कर रही थी वो उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। थोड़ी ही देर में नियति अपने कमरे से बाहर आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी बात लिया है, उसके बालों से पानी टपक रहा था। नियति जैसे ही मान को देखती है
उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से मान की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती है, लेकिन तभी नियति को याद आता है कि वो तो मान से नाराज है और ये याद आते ही वो वहीं पर रुक जाती है। मान नियति को देख मन ही मन 1000 बार भगवान को थैंक्स कहता है। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन मान उसे जल्दी ही छुपा लेता है। नियति अपने फोन में कुछ देखने का नाटक करते हुए मान के साइड से निकलकर नीचे की तरह चली जाती है, लेकिन उसका मान से बात करने का बहुत दिल कर रहा था। नियति को वहां से जाता देख मान खुद पर नाराज होकर बोला, मैं मैम के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाता? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें सॉरी बोलने वाला था, उन्हें मानना चाहता था, लेकिन अब देखो वो मेरे सामने से चली गई, लेकिन मैं बस देखता ही रह गया। वही नियति मन ही मन मान को 1000 बार कोस चुकी थी। वो चाहती थी कि बस एक बार मान कुछ बोले, फिर उसे भी कुछ बोलने का मौका मिल जाएगा। नियति मान को कोसते हुए मन ही मन बोली, कैसे बेदिल इंसान से मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है यार, हद है, मैं उनसे नाराज हूं, फिर भी उसने एक बार तक मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। क्या मेरी उसके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है? ये सब सोचकर नियति का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मान ने एक बार भी उसे मानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो उसे एक बार बात तक नहीं की। अब तो नियति मान से और भी ज्यादा नाराज हो गई थी। नियति खुद सामने से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो तो मान से नाराज है ना, लेकिन क्या करे, दिल उससे बात किए बिना मानता भी तो नहीं है। नियति मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। मान नीचे आता वो नियति से बात करना चाहता था, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिंसेस पैलेस। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन अति की आंखें अब तक नहीं खुली थी। वही आज अक्ष भी अति को अपनी बाहों में जकड़े हुए बड़े सुकून से सोया हुआ था। आज लाइफ में पहली बार अक्ष इतनी देर तक सोया था। अक्ष कब का जाग चुका था, लेकिन उसे आज कहीं जाने का मुड़ नहीं था। उसकी नजरें तो एकटक अति के छोटे से चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने कस के अति की कमर पकड़ रखी थी, जैसे अगर उसकी पकड़ अति से ढीली हुई तो अति कहीं भाग जाएगी। अक्ष अति की छोटी सी नाक पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग मई लिटिल वाइफी। इतना बोल अक्ष अति के चेहरे पर आए बालों को पीछे कर अति के सॉफ्ट गालों को सहलाते लगता है। अति नींद में कसमसाने लगी और अपना चेहरा अक्ष के सीने में रफ करते हुए बोली, मैं थक गई हूं, मुझे सोना है। इतना बोल अति अक्ष से और भी चिपक गई। अति की इस हरकत से अक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अक्ष एक तिरछी स्माइल के साथ अति के कान में धीरे से बोला, वाइफी तुम्हारी ये छोटी छोटी हरकतें मुझे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा पागल बनती है, और इस वक्त तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे झेल सको। सच में अति की हर छोटी छोटी क्यूट सी हरकत अक्ष को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर करती थी। अक्ष अति को निहारने में खोया हुआ था, तभी अक्ष का फोन रिंग करने लगा, जिससे अति की नींद खराब होने लगी थी। अक्ष गुस्से से फोन को घूरता है, जो सोफे के सामने वाली कॉफी टेबल पर पड़ी हुई थी। बार बार फोन रिंग करने से अति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वही अक्ष का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। अक्ष धीरे से अति को अपनी बाहों में आजाद कर बेड से उठ जाता है और गुस्से से फोन को घूरते हुए कॉल को पिक कर अपने कान में लगाता है। सामने से मान थोड़ी टेंशन में बोला, बॉस आप कहाँ है? अभी आधे घंटे बाद अपनी एक मीटिंग है। अक्ष अति को देखता है, जिसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। अक्ष अपने दांत पीसते हुए मान से बोला, मुझे पता है आज मेरी मीटिंग है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उनसे कहो कि ये मीटिंग किसी और दिन होगी। मान हैरानी से बोला, लेकिन बॉस वो जरूरी मीटिंग है। अब अक्ष को गुस्सा आ गया और उसकी पकड़ फोन पर कस गई। वही अब अति की आंखें खुल चुकी थी। उसकी आंखें जैसे ही खुली वैसे ही उसे अक्ष की वो सर्द आवाज सुन दी। अक्ष गुस्से से फोन में मान पर अपना भड़ास निकाल रहा था। अति जैसे ही उठने को हुई, उसे अपने पूरे बॉडी में तेज दर्द महसूस होता है और वो खुद में ही सिमट जाती है। अक्ष अपना फोन कट कर अति को देखता है, जिसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे और उसकी दोनों आंखें बंद थी। अक्ष एक गहरी सांस लेकर अति के सामने जाकर बैठ जाता है। वो अति के दोनों हाथ को घूरता है, जिससे अति के कस के अपना पेट पकड़ रखा था। अक्ष अति के पेट को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है? अक्ष की आवाज सुन अति अपनी दोनों आंखें खोलकर नम आंखों से अक्ष को देखने लगती है। उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। अति अक्ष को देखकर गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरी कभी कोई बात नहीं सुनते। आपको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है। इतना बोल अति अपनी नम आंखों में नाराजगी और गुस्से लिए अक्ष को देखने लगती है। उसे अक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्ष अति के बिखरे बालों को सही करते हुए बोला, पेन किलर लेने से ये दर्द ठीक हो जाएगा। इतना बोल अक्ष अति के सर पर किस कर लेता है। अति नाराजगी के साथ बोली, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत नींद आ रही है और दर्द भी हो रहा है। अभी मुझे सोना है, प्लीज मुझे सोने दीजिए। इतना बोल अति अक्ष से अपना मुंह फेर लेती है। अक्ष एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, तुम्हें पता है, तुम ना बहुत जल्दी थक जाती हो। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है।
ऐसे में तुम मुझे कैसे झेलोगी? इतना बोल अक्ष अति के छोटी सी नाक पर किस कर लेता है। अक्ष की बात सुन शर्म से अति के दोनों गाल लाल हो चुके थे। उसके चेहरे पर ग्लो था और नजरें झुकी हुई थी। अक्ष अति को इस तरह से शर्माते देख हल्का मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें क्या हुआ वाइफी? तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? अपनी नजरें उठाओ और देखो मुझे। इतना बोल अक्ष अति का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर ऊपर करता है। अति धीरे से अपनी नजरें उठाकर अक्ष को देखती है और उसे कल रात वाली सारी बातें याद आने लगती है। अति अक्ष को देखकर गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हैं। बहुत बहुत बुरे। आपने वो सब क्यों किया? मुझे अब तक बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल अति अपने पेट सहलाते हुए नाराजगी से अक्ष को देखने लगी। उसे अक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्ष अति के फोरहेड पर किस कर बोला, ये हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है जो जरूरी है। एक ना एक दिन तुम्हें मेरा होना ही था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना बना लिया। अब तुम गुस्सा करो या फिर प्यार, लेकिन अब तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अति हैरानी से भरा हुई चेहरे के साथ बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह हर्ट करता है? लेकिन ये तो गलत है ना, इससे तो बहुत दर्द होता है। इतना बोल अति एकटक अक्ष को देखने लगी और अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी। अति मासूमियत देख अक्ष तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम कुछ ज्यादा इनोसेंट हो मई लिटिल गर्ल। अति बड़ा सा मुंह फूला कर अक्ष को घूरने लगती है। ASR इंडस्ट्री। नील का आज कुछ अलग ही प्लान था। वो ऑफिस में बोर हो चुका था। उसका कहीं मन ही नहीं लग रहा, इसलिए वो अपनी चेयर से उठाकर अपने सामने बैठे लक्ष्य से बोला, यार मुझे ना थोड़ा कम है तो मैं चला, तुम तेरा देख लेना ओके। लक्ष्य नील को अजीब तरह से घूरने लगा है, बोला, सीधा सीधा बोल ना, तेरी जंगली बिल्ली से 2 दिन से बहस नहीं हुई है और इस वजह से तेरे दिल में अशांति फैली हुई है जिसे तू अपनी वाली से मिलकर शांत करना चाहता है। नील आंखें छोटी कर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूं। नील सफेद झूठ बोलता है जिसे लक्ष्य अच्छे से समझ गया था। लक्ष्य मुस्कुराकर नील को देखने लगा और बोला, जरा बताना तो कौन सा काम है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है मैं तेरा बॉस हूं और मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो अभी तक वैसे ही पड़ा है। नील लक्ष्य के सामने टेबल पर अपने दोनों हाथ रख कर बोला, तू और मेरा बॉस सुबह सुबह पी रखी है क्या? बड़ा आया खुद को मेरा बॉस कहने वाला। मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ देर में आ जाऊंगा और मैं तुझसे परमिशन नहीं मांग रहा, तुझे बता रहा हूं, समझा? लक्ष्य नील को देख एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, यार तू तो तेरी जंगली बिल्ली से 2 दिन मिले बिना बिल्कुल पागल ही हो गया है। जा और जाकर मिल ले, तेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इतना बोल लक्ष्य नील को चिढ़ाने वाली स्माइल पास करता है। नील लक्ष्य की वो स्माइल देख चिढ़ जाता है। नील बोला, तू कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग लगाने लगा है। अपना ये कीमती सा दिमाग को ना बचाकर रख, बिजनेस में काम आएगा। क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग में काम करना बंद कर देता है जहां तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। इतना बोल नील जल्दी से लक्ष्य के केबिन से निकला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि लक्ष्य की बात बिल्कुल सही थी। लक्ष्य जाते हुए नील को देख मुस्कुरा देता है। वो चाहता था स्वरा नील को लाइफ में आए और हमेशा के लिए बस जाए। नील ऑफिस से सीधा अपनी जंगली बिल्ली से मिलने के लिए निकल जाता है और तेजी से कार ड्राइव करने लगता है। नील 2 दिन से स्वरा से झगड़ा नहीं था जिस वजह से उसे मजा नहीं आ रहा था। प्रिंसेस पैलेस। अति अभी अभी सोकर उठी थी। उसके सिल्की घने बाल बिखरे हुए थे और आंखों में हल्की हल्की नींद की नशा छाया हुआ था। अति चारों तरफ नजरें घूमती है पर उसे अक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। अक्ष वॉशरूम से बाहर आता है और उसकी नजर सामने जाती है और वो एकटक सामने देखने लगता है। अति बेड पर सर टिकाकर बैठी हुई थी और उनका वो छोटा सा चेहरा पूरा लाल दिखाई दे रहा था और उसकी वो बड़ी ही खूबसूरत बड़ी बड़ी पलकें शर्म से झुकी हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार कल जो कुछ भी अक्ष और उसके बीच हुआ वो सब ही दिखाई दे रहा था। अति अपना सर झटक कर बोली, ये मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों उन सब चीजों के बारे में सोच रही हूँ? अति खुद में ही खोई हुई थी कि तभी उसे अक्ष की आवाज सुनाई दी, क्योंकि ये सारी चीजें भी जरूरी होती है सिलीगल। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सबसे अगल होता है, उनके बीच ये सब होता रहता है। तुम्हें इन बातों को समझना होगा। अति हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, वो सब कितना अजीब था। क्या आपको अजीब नहीं लगा? अति की शर्म से नजरें उठ ही नहीं रही थी। अक्ष अति का हाथ अपने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उसका वो छोटा सा चेहरा ऊपर करता है। अति भी अक्ष के चेहरे को निहारने लगती है। अक्ष उसकी वो मासूम आंखों में बड़ी ही गहराई से देखते हुए बोला, जो कुछ भी कल हमारे बीच हुआ वो हर हस्बैंड वाइफ किसी के बीच होता है, और अगर उन दोनों के बीच ये सब नहीं हुआ तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं माना जाता है। क्या तुम हमारे रिश्ते को अच्छा नहीं बनना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरा टच नहीं पसंद है या फिर मेरा तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं है? क्या तुम्हें मेरी करीबी अच्छी नहीं लगती? बताओ वाइफी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं?
अक्ष की बात सुनते ही अति जल्दी जल्दी ना में सर हिलाकर धीरे से बोली, नहीं नहीं आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इतना बोल अति शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। उसे अक्ष से शर्म आ रही थी। अक्ष अति के हाथ पर अपने होंठ रख बोला, अब उस बारे में इतना मत सोचो। मैंने कहा ना ये सब नॉर्मल है। और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा तो तुम टेंशन मत लो ओके। अति इस वक्त बेहद ग्लो कर रही थी और होठों पर बार बार स्माइल आ और जा रही थी। अति के होठ लिप बाम की वजह से चमक रहे थे और उसकी वो कातिलाना मुस्कान किसी को भी घायल कर सकती थी। अति की ये आधा सीधा अक्ष के दिल पर वार कर रही थी। अक्ष अति के उन सॉफ्ट पिंक होठों को कुछ देर तक बड़ी गहराई से घूरता है और तुरंत उससे अपनी नजरें हटा लेता है। अक्ष अति के सर पर किस कर बोला, तुम रेस्ट करो मुझे कुछ काम है। अति वैसे ही बस हाँ में सर हिला देती है। अक्ष जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो इस वक्त अति के करीब नहीं जा सकता था। वो अति के करीब जाकर वाइल्ड हो जाता था और अभी उसे रेस्ट की जरूरत थी इसलिए वो वहां से निकल गया। वही अति मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी और दिल में एक सुकून था। 85 मुझे पूरी दुनिया में इससे ही प्यार होना था क्या। मान बेचारा सा मुंह बनाकर अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो कब से नियति से बात करना चाहता था लेकिन कर ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही शाम हो गई और मान जल्दी ही रॉयल विला आ गया। अक्ष का कमरा। अति अक्ष का वेट कर रही थी क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी थी और वो अक्ष के साथ डिनर करना चाहती थी और अक्षय की पता नहीं कहाँ चला गया था। अति बार बार टाइम देखते हुए बोली, डेविल कहाँ चले गए, मुझे भूख लगी है और उन्होंने मुझे नीचे जाने से भी माना किया है। अब मैं क्या करूं? वो कब आएंगे? और उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा था? इतना बोल अति अपने पेट को सहलाती है। उससे थोड़ी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और अक्ष ने कहा था कि वो रूम में ही रहे। वो जल्दी ही आ जाएगा। काफी टाइम तक वेट करने के बाद अति से अब रहा नहीं जाता और दरवाजे को खोलकर जैसे ही बाहर निकलती है, उसे अक्ष दिखाई देता है जो उसकी की तरफ आ रहा था। अक्ष अति के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आता है। अक्ष टाइम देखकर जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले ही अति मुंह फूला कर बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको पता है मैं आपका कब से वेट कर रही थी लेकिन आपका तो जैसे कोई पता ही नहीं। आप हर बार ऐसा ही करते हो। आपको पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो फिर आप इतनी देर तक कहाँ थे? अक्ष अति को सोफे पर बैठा कर बोला, किसी काम से बाहर गया हुआ था तो लेट हो गया, अब गुस्सा छोड़ो वरना प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। अति कुछ नहीं कहती है। तभी उनका डोर नॉक होता है और अक्ष अंदर आने को कहता है। इना आंटी एक बड़ा सा ट्रे लेकर अंदर आती है और कॉफी टेबल पर रख कर चली जाती है। अति खाना देखते ही सब भूलकर उस पर टूट पड़ती है। अति की इस हरकत पर अक्ष ना में सर हिलाकर उसे घूरता है और खुद उसके पास आकर बैठ जाता है। अति अक्ष की पूरी तरह इग्नोर कर कोना खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। वही अक्ष जब अति को इस तरह से खुद को इग्नोर करते हुए महसूस करता है तो वो गुस्से से अति को घूरने लगता है। मान बार बार नियति को देख रहा था लेकिन नियति उसे देख तक नहीं रही थी, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं तो उसकी तिरछी नजरें मान पर ही टिकी हुई थी। उसका दिल चाहता था कि मान आकर उससे बात करे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे नियति को मान के ऊपर गुस्सा आने लगा था। नियति डिनर करने के बाद जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है, वही मान बस देखा रह जाता है। काफी रात हो चुकी थी इसलिए थोड़ी देर आपस में बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नियति अपने बेड पर लेटे हुए इधर उधर होकर सोने की कोशिश करने लगी लेकिन उनकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा लेकिन नियति को नींद नहीं आई। आखिर में परेशान होकर नियति अपने बेड पर उठकर बैठी गई और कुछ सोच लगी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, आखिर आती भी कैसे, उसका दिल मान पर जो अटका हुआ था। नियति मान को कोसते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ये प्यार भी कितनी अजीब चीज होती है ना, जिस इंसान को मेरी एक नहीं पड़ी मैं उसके पीछे सालों से पागल हूँ। अब देखो वो वहाँ आराम से बेड पर चैन की नींद सो रहा होगा और यहाँ मुझे उसके करीब जाए बिना नींद तक नहीं आ रही है। नियति मान को जी भर कर कोसती है और फिर कुछ सोचने लगती है। काफी सोचने के बाद नियति अपने फोन में मान की फोटो को घूरते हुए मन ही मन बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे पूरी दुनिया में इसी से प्यार होना था क्या। मैं इससे गुस्सा हूँ और ये है कि एक बार मुझे मानने तक नहीं आया, मतलब हद है। नियति मान के फोटो को ही गुस्से से घूरने लगी। उसने सोचा था अगर वो मान से बात नहीं करेगी तो मान उसे मनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए नियति का मुंह बड़ा सा फूल हुआ था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो बेड से उठी और खुद से बोली, यार मैं उससे नाराज होकर अपनी ही घटा करवा रही हूँ। वो मेरा बचपन का प्यार, मेरा सुकून है और मेरा सुकून छीन कर वो खुद सुकून से कैसे सो सकता है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोल नियति अपने कमरे से निकलकर धीरे कदमों से मान के कमरे की तरफ चली जाती है। नियति मास्टर की निकलकर मान के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। मान इस वक्त बालकनी में था और अपने फोन में कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। मान अपने फोन में खोया हुआ था कि तभी नियति पीछे से कस के उससे लिपट गई।
मान के होठों पर एक छोटी सी सुकून भरी स्माइल आ जाती है और आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसने इस सुकून को कुछ दिन से बहुत मिस किया था और जब उसे ये एहसास मिला है तो वो उसे खुलकर महसूस करना चाहता था। काफी देर तक नियति मान से लिपटी खड़ी रही, लेकिन जब काफी देर तक मान ने कुछ नहीं कहा तो नियति को थोड़ा अजीब लगा। नियति अपने नाक से मान की पीठ रफ करने हुए धीरे से बोली, अब क्या मुझसे बात ना करने की भी तुमने कसम खा रखी है? कुछ बोलो ना, मुझे सुनना है। मान जो कहीं खोया हुआ था, जल्दी से अपनी आंखें खोलकर तुरंत नियति का हाथ पकड़कर खुद से दूर कर देता है। मान की इस हरकत से नियति को थोड़ा बुरा लगता है। नियति मान के सामने आकर थोड़े गुस्से से बोली, कैसे इंसान हो तुम? मैं तुमसे नाराज हूं और तुम मुझे मानने के जगह गुस्सा पर गुस्सा दिलाए जा रहे हो। मान बस चुपचाप नियति को देख रहा था क्योंकि उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो नियति को मानना चाहता था लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा तो नियति अपनी दोनों आंखें छोटी कर नाराजगी से बोली, मैं गुस्सा हूं, तुमसे मनाओ मुझे वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। इतना बोल नियति अपने दोनों हाथों से मान के सीने पर मारने लगती है। मान एक गहरी सांस लेकर नियति के दोनों हाथ को पकड़ लेता है। नियति अपने हाथ मान की पकड़ से छुड़ाते हुए अपनी नजरें उठाकर मान को देखने लगी। उसके आंखों में हल्की नमी थी जो कभी भी आंसू बन सकता था। मान ने जैसे ही नियति की नम आंखें देखी उसके दिल में एक टीस सी उठी और उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। मान नियति से अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से बोला, मैं आपको मानना चाहता था लेकिन कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था। सॉरी, आप मेरी वजह से हट हुई, अब गुस्सा छोड़िए और जाकर सो जाए। मान अपनी नजरें चुरा रहा था। उसके दिल में कुछ तो ऐसा था जो वो नियति से छुपा रहा था। नियति मान का चेहरा अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में देखने लगी और बोली, मैं तुमने तभी माफ करूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे, तो बताओ मानोगे ना मेरी बात? ये बोलते वक्त नियति की आंखों में एक चमक थी। मान जानता था नियति के दिमाग में जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन बेचारा क्या करता, मजबूरी में धीरे से हाँ में सर हिला देता है। नियति बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, ओह मेरी जान, तुम ना बहुत क्यूट हो, चलो अब सोते हैं। इतना बोल नियति मान का हाथ पकड़कर बेड की तरफ बढ़ जाती है। वहीं नियति की बात सुन मान हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर नियति को घूरने लगा है और जल्दी से नियति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, मैम ये आप कैसे बातें कर रही है? काफी रात हो चुकी है, अब आप अपने कमरे में जाए। नियति अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? मान अपना सर पकड़ लेता है। मान नियति को देखकर बोला, मैम प्लीज आप अपने कमरे में जाए वरना मैं। मान की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही नियति उसके होठों पर उंगली रखकर बोली, वरना क्या कर लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा भाई को बुलाने की धमकी दोगे? अगर तुम ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं कब से यही तो चाहती हूँ कि भाई को हमारे बीच की सच्चाई पता चल जाए। इतना बोल नियति मान के चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगती है। नियति उसके हाइट से छोटी थी, इसलिए नियति अपने हाथों में मान का चेहरा भरकर उसकी आंखों में देख रही थी। मान अपनी तेज चल रही धकनों के साथ नियति को देख रहा था। नियति की करीबी से उसे कुछ अगल सा एहसास होने लगा था। नियति मान को कहीं खोया हुआ पाकर एक डेविल स्माइल करती है। मान जैसे ही नियति की वो स्माइल देता है, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। मान शक भरी नजरों से नियति को देखने लगा और बोला, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नियति मुस्कुराए और बोली, अभी पता चल जाएगा जान। मान कुछ कर पाता इससे पहले ही वो बेड पर गिर गया और नियति जल्दी उसके ऊपर आकर बैठ गई। मान हड़बड़ा कर बोला, मैम ये आप क्या कर रही है? उठिए मेरे ऊपर से। मान उठना चाहता था लेकिन नियति जिस तरह से उसके ऊपर बैठी थी, अगर वो उठता तो नियति पक्का गिर जाती। नियति ना में सर हिलाकर और भी अच्छे से उसके ऊपर बैठ गई और बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं आज तुम्हारी बाहों में सुकून से सोना चाहती हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझे तुम? इतना बोल नियति मान के कमर में अपनी दोनों बाहें डालकर उसे मजबूती से जकड़ लेती है और उसके ऊपर ही लेट जाती है। नियति की हर एक हरकत मान की दिल को बेचैन कर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था जिसे मान बार बार शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसका दिल जैसे उसकी सुनने के मूड में नहीं था। मान जिसका अपनी धड़कन शांत करने की करता वो इतना ही ज्यादा शोर करने लगा था। नियति का सर मान के सीने में था और वो मान के तेज धड़कते हुए धड़कन को साफ सुन सकती थी। नियति अपनी नजरें उठाकर मान को देखती है और धीरे से मान के तेज धड़क रहे सीने में किस कर लेती है। नियति अपना सर मान के सीने से गाढ़ा कर बोली, अब सो जाओ क्योंकि चाहे जो हो जाए, आज मैं तुमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। नियति के होठों का एहसास पाकर मान ना चाहते हुए भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रिंसेस पैलेस। अति बेड पर हाथ पैर फैलाकर आराम से सोई हुई थी, वही अक्ष उसके साइड में ही बैठा हुआ था। उसके लैप में उसका लैपटॉप था जिस पर उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। अति इस वक्त अक्ष की ढीली सी शर्ट में सोई हुई थी जो उसके घुटने से थोड़ा ऊपर तक था। अति उस ओवरसाइज शर्ट में बहुत क्यूट सी बेबी डॉल की तरह लग रही थी।
अति किसी बच्ची की तरह सो रही थी। अक्ष जो लैपटॉप में खोया हुआ था, अचानक ही उसकी आंखें सर्द हो जाती है क्योंकि अति सोते हुए ही अपने पैर लैपटॉप के ऊपर रख देती है। अक्ष अति के गोरे पैरों को घूरने हुए बोला, नींद में भी इसकी ये सिली हरकतें कभी बंद नहीं होगी। इतना बोल अक्ष अति के पैर को लैपटॉप से हटाकर साइड में रखा देता है।